ममता अपनी बेटी मनीषा के साथ अपने मालिक मालकिन के घर में रहती थी, जहां वो नौकरानी का काम करती थी। ममता का पति शराबी था, उसे घर बार से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो अपनी पत्नी और बच्ची को छोड़कर चला गया था। अपना और अपनी बेटी का पेट चलाने के लिए ममता नौकरानी का काम करती थी। मनीषा, तू पढ़ाई कर, तब तक मैं सारा काम निपटा कर आती हूँ। ठीक है माँ। ममता काम में लग जाती है। तभी ममता की मालकिन अभिलाषा वहाँ आती है। अरे ममता, अभी तक तूने काम खत्म नहीं किया। दिन प्रतिदिन तू आलसी होती जा रही है। ऐसे ही रहा तो तुझे जल्दी ही काम से निकाल दूंगी और किसी और को रख लूंगी। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए। आप मुझे काम से निकाल देंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ तो सही से काम कर, वरना वो दिन दूर नहीं होगा मैं तुझे काम से निकाल दूं। जी आप चिंता मत कीजिए, कल से मैं सारा काम जल्दी खत्म कर लूंगी। हाँ ठीक है, वो तो कल ही देखेंगे। अभिलाषा की एक बेटी थी नैना। नैना बहुत जिद्दी और घमंडी थी। ये सब उसने अपनी माँ से सीखा था, क्योंकि उसकी माँ उसे गलत काम में बढ़ावा देती थी। माँ देखिए ना, पिताजी क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? पिताजी कह रहे हैं कि वो मुझे नई सैंडल नहीं दिलवा देंगे। क्यों? क्यों नहीं दिलवा देंगे नई सैंडल? मेरी बेटी की इच्छा जरूर पूरी होगी। उनको छोड़, तू मेरे साथ शाम में बाजार चल। मैं आज के आज तुझे नई सैंडल दिलवा देती हूँ। अरे अभिलाषा, क्या जरूरत है नई सैंडल की? जरा एक बार देखो तो सही, इसके पास कितनी सारी सैंडल पड़ी है। वो सब मैं नहीं जानती, मेरी बेटी की इच्छा मैं जरूर पूरी करूँगी। शाम के वक्त वो दोनों बाजार जाते हैं और नई सैंडल खरीद कर लाती है। बोल बेटा, अब तो खुश है ना? हाँ माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये सब मनीषा एक कोने में खड़ी होकर देख रही थी। मैं अभी इसे पहनती हूँ। सैंडल पहनकर नैना पूरे घर में घूमने लगती है। मनीषा सैंडल की ओर देख रही थी। ए लड़की, तू मेरी सैंडल की ओर क्यों देख रही है? चल भाग यहाँ से। मनीषा डरकर अपने कमरे में आ जाती है। थोड़ी देर बाद ममता कमरे में आती है। माँ, आपने देखा नैना दीदी की सैंडल कितनी खूबसूरत है? हाँ बेटा, इसमें नया क्या है? वो तो हर 2 दिन में कुछ न कुछ नई चीज खरीद ही लाती है। माँ, मुझे भी एक सैंडल दिलवा दो। मेरी भी इच्छा है खूबसूरत सैंडल पहनने की। नहीं बेटा, वो बहुत पैसे वाले हैं, इसलिए इतने आराम से हर चीज खरीद पाते हैं, मगर हमारे पास पैसे नहीं है। सोच तो, तेरे पिताजी भी हमें छोड़कर जा चुके हैं। बस यही घर सहारा है, इसलिए चुपचाप यही काम करते हैं ताकि 2 वक्त का भोजन मिलता रहे। इसका मतलब मैं कभी खूबसूरत सैंडल नहीं पहन पाऊंगी? ऐसा नहीं है बेटा, देख, अगर मालकिन त्योहार पर कुछ पैसे देंगी तो जरूर मैं तेरे लिए नई सैंडल खरीद दूंगी। ठीक है। मनीषा अपने कमरे में बैठी रहती थी और पढ़ा करती थी। बहुत कम ही वो बाहर निकला करती थी, मगर जब भी निकलती थी अभिलाषा और नैना उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। मालकिन, त्योहार आ रहा है, कुछ रुपए दे दीजिए इस त्योहार पर। रुपए? नहीं, इस बार नहीं। अभी पैसे की कमी चल रही है, मैं नहीं दे पाऊंगी। वैसे भी घर में भी बहुत खर्च हो गया है। मगर मालकिन, पिछले साल भी तो आपने कुछ भी नहीं दिया था, कम से कम इस साल तो दे दीजिए। यहाँ रहने के लिए घर दे रही हूँ, ये कम है क्या जो तुझे हर त्योहार पर पैसे भी दूं? अगर तुझे सही नहीं लग रहा है तो तू काम छोड़कर चली जा। नहीं नहीं मालकिन, आप गुस्सा मत कीजिए, कोई बात नहीं। अगर आप पैसे नहीं देना चाहती हो तो मत दीजिए। हाँ, ये हुई ना बात। अब जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला। ममता उदास हो जाती है और वापस काम में लग जाती है। नैना एक महंगी स्कूल में पढ़ा करती थी, वहीं मनीषा एक सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। मनीषा को समय पर किताब भी नहीं मिल पाता था। वो अपने दोस्तों से किताब मांगकर पढ़ा करती थी। इधर नैना के पास एक से बढ़कर एक कॉपी, किताब, बैग होने के बावजूद नैना मन लगाकर नहीं पढ़ा करती थी। कम चीजों के बावजूद मनीषा मन लगाकर पढ़ती थी। एक दिन अभिलाषा एक ज्योतिष को घर बुलाती है। महाराज जी, मेरी बेटी को देखिए और बताइए इसका भविष्य कैसा होगा। मुझे यकीन है ये आगे चलकर कुछ ना कुछ अच्छा करेगी, मगर फिर भी आप एक बार देख लीजिए। ममता और मनीषा भी वही खड़ी थी। वैसे तो नैना बिटिया समझदार है, मगर इसका भविष्य कुछ सही नहीं लग रहा। इसका क्या मतलब है महाराज जी? नैना का भविष्य कुछ धुंधला सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है
जैसे ये राह भटक रही है और आगे चलकर कुछ अच्छा नहीं कर पाएगी, मगर अब भी ये चाहे तो मेहनत करके उसे बदल सकती है। ये क्या कह रहे हैं आप महाराज? ऐसा नहीं हो सकता। ए लड़की, तू खड़ी खड़ी क्या बातें सुन रही है? जा महाराज जी के लिए पानी लेकर आ। मनीषा ज्योतिष के लिए पानी लेकर आती है। मनीषा को देख ज्योतिष कहता है, इसके माथे पर तो बहुत तेज है, देखना भविष्य में ये जरूर कुछ अच्छा करेगी और सफल बनेगी। ये सुन अभिलाषा और नैना बहुत गुस्सा हो जाती है। ठीक है महाराज जी, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। अभिलाषा इस घटना के बाद से मनीषा से और भी ज्यादा गुस्सा रहने लगती है और कभी उससे सही मुंह बात भी नहीं करती है। ठीक ऐसा ही नैना भी उसके साथ करती है। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगती है। मनीषा मन लगाकर पढ़ाई करती है और स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेती है। नैना बार बार एक ही क्लास में फेल होती है। वो पढ़ने से ज्यादा सजने संवरने और नए कपड़े पर ध्यान देती थी, जिस वजह से वो लगातार फेल होती जा रही थी। सारी सुविधा हम उसे दे रहे हैं, मगर फिर भी ये हर साल फेल हो जाती है। पता नहीं कब ये पास हो पाएगी। आप मेरी बेटी को मत सुनाइए, देखिएगा जरूर अगले साल ये पास हो जाएगी। ठीक है, जो करना है करो माँ बेटी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मनीषा आगे की पढ़ाई भी करना चाहती थी। माँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मुझे आगे पढ़ाएगी? बेटा तू चिंता मत कर, जो भी हो जाए मैं तुझे पढ़ाऊंगी। मनीषा आगे की पढ़ाई शुरू कर देती है। खाली समय में कुछ और लोगों के घर काम करके ममता मनीषा को पैसे देती है। माँ, यहाँ जितनी पढ़ाई करनी थी उतनी तो हो गई। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे शहर जाना होगा। मेरी इच्छा है वहाँ जाकर मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँ और एक अच्छी प्रोफेसर बनूं। शहर जाने की बात सुन ममता कहती है, माफ करना बेटा, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगी, तो यही कुछ देख ले। ठीक है माँ, आप जैसा कहें। मनीषा बहुत उदास हो जाती है और अपनी इच्छा मार लेती है। एक दिन ममता और मनीषा इसी विषय पर बात कर रही थी। तभी ममता के मालिक संजय ये बात सुन लेते हैं और ममता को अपने पास बुलाते हैं। देखो ममता, वर्षों से अपनी बेटी को सब कुछ दे रहा हूँ, मगर फिर भी वो कुछ नहीं कर पाई। मैं तुम्हारी बेटी के पढ़ाई का खर्चा दूंगा, कम से कम वो तो कुछ अच्छा करे। ये सुन ममता बहुत खुश हो जाती है। धन्यवाद मालिक। ममता ये बात मनीषा को बताती है। ये जान मनीषा खुश हो जाती है। कुछ दिनों में मनीषा शहर आ जाती है और वहाँ पढ़ाई करने लगती है। मनीषा की पढ़ाई, रहने खाने का जो भी खर्च था वो संजय देता था, मगर अपनी पत्नी और बेटी को पता नहीं चलने देता था। कई साल बीत जाते हैं। मनीषा पढ़ाई खत्म कर चुकी थी और अब वो एक सफल प्रोफेसर बन चुकी थी। वो वापस अपने माँ के पास आती है। माँ, मेरी इच्छा पूरी हो गई, मैं प्रोफेसर बन गई। बेटा, इसका पूरा श्रेय मालिक को जाता है, चल उन्हें धन्यवाद कहते हैं। ममता और मनीषा संजय के पास आती है और धन्यवाद कहती है। मुझे बहुत खुशी हुई, तुमने अपनी इच्छा पूरी कर ली और ये मुकाम हासिल किया। इसके बाद से ममता और मनीषा की पूरी जिंदगी बदल जाती है। उन्हें वो सब कुछ मिलता है जो उन्हें कभी नामुमकिन लगा करता था। गरीब का घर। नैना और माला नाम की दो लड़की थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। नैना के पिता एक इंजीनियर थे, जिसकी वजह से वो अमीर परिवार से आती थी, और माला के पिता एक मामूली मजदूर थे, जिस वजह से माला गरीब परिवार से आती थी। नैना और माला का घर आसपास में ही था, मगर नैना कभी माला से अच्छे से बात नहीं किया करती थी। पता नहीं इस गरीब माला का घर हमारे सामने क्यों है। नैना का घर बहुत बड़ा और आलीशान था, वही माला का घर बहुत छोटा सा था और वो भी बहुत पुराना हो गया था। पिताजी, इस माला का घर हमारे घर के सामने क्यों है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे नैना, छोड़ो ना, इन गरीब लोगों पर ध्यान देने की क्या आवश्यकता है। नैना के माता पिता भी माला के परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और अमीर होने के वजह से बहुत घमंड में रहते थे। पिताजी, मुझे एक नई ड्रेस दिलवा दीजिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो पैसे और माँ के साथ जाकर आज ही ले आओ नई ड्रेस। माला अपने घर की स्थिति को समझती थी, इसलिए वो अपने माता पिता से किसी भी चीज के लिए जिद नहीं किया करती थी। एक दिन माला अपने माँ के पास आती है और कहती है, माँ, स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता होने वाली है, वहाँ सभी के माता पिताजी आ रहे हैं।
माना पिताजी के पास समय नहीं है, मगर आप तो चल सकती हो ना। हाँ बेटा, मैं चल सकती हूँ, मगर वहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग आए होंगे, वहाँ मैं क्या करूँगी? अरे माँ, परेशान क्यों होती हो? आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बस वहाँ बैठकर दौड़ प्रतियोगिता देखना। अच्छा ठीक है बेटा, तू कहती है तो मैं चलूंगी। अगले दिन माला और उसकी माँ जल्दी उठ जाती है। बेटा, मेरे पास तो कोई ढंग की साड़ी भी नहीं है, सभी फटे हुए हैं, इस तरह से तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। रहने दो, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं माँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चलिए, जैसे भी साड़ी आपके पास है वैसी साड़ी पहनकर आप मेरे साथ चलिए। ठीक है बेटा, चलती हूँ। माला की माँ तैयार हो जाती है और माला के स्कूल आती है। वही नैना और नैना की माँ भी थी। नैना की माँ माला की माँ को सुनाते हुए कहती है, देखिए तो जरा प्रभा जी, ये साड़ी कैसी लग रही है? हाँ जी, साड़ी बहुत ही खूबसूरत है। आपको पता है, ये साड़ी तो मैं बहुत दूर से लेकर आई हूँ, थोड़ा महंगा है, मगर नैना ने बोला यही लेने के लिए, तो मैंने ले लिया। अब बताइए, उसे तो मना ही नहीं कर सकती थी। हाँ हाँ, अच्छा किया आपने। वैसे ये साड़ी दिखने में काफी खूबसूरत है। आपको पता है, ये सोने की चेन हाल ही में मेरे पति ने जिद करके मुझे दिलवाया है। माला की माँ एक कोने में खड़े होकर ये सब सुन रही थी। तभी माला वहाँ आती है। माँ, आप यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ बैठो यहाँ। माँ, आप आओ और सबसे आगे बैठो। अरे हाँ बेटा, मैं तो आगे ही बैठूंगी और तेरी जीत पर जोर जोर से ताली बजाऊंगी। बेटा, मुझे यहाँ थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, और अब दौड़ प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, आप यहाँ बैठ जाओ, मैं जा रही हूँ। दौड़ प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। जरूर मेरी बेटी ही जीतेगी। दौड़ प्रतियोगिता शुरू होते ही माला नैना से आगे निकल जाती है। तभी नैना एक पेड़ से माला को गिरा देती है, मगर माला वापस उठ जाती है और दौड़ने लगती है। अंत में कुछ सेकंड से माला दौड़ प्रतियोगिता जीत जाती है। ये देख नैना और नैना की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है। ये माला कैसे जीत गई? इसे तो मैंने गिरा भी दिया था, फिर भी ये जीत गई। अरे वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया, शाबाश। माला की माँ को स्टेज पर बुलाया जाता है और माला को इनाम दिया जाता है। इनाम लेकर माला और माला की माँ घर आ जाती है। देखा माँ, मैं जीत गई। आपको पता है, नैना ने पैर लगाकर मुझे गिरा दिया था, मगर मैं फिर से उठी और बहुत तेज दौड़ी। हाँ बेटा, मैंने ये देखा था, मगर छोड़, क्या कर सकते हैं। तू ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई भी कर और बहुत तरक्की कर। रुक, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। हाँ माँ, बहुत भूख लग रही है। माला का घर छोटा था, उसके पिता के पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, मगर फिर भी वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहते थे। माँ, आज मैं बहुत उदास हूँ, आखिर कैसे वो माला मुझसे जीत सकती है? अरे बेटा, क्या तू भी ना? छोड़ ना, तू उदास क्यों होती है? एक प्रतियोगिता जीत जाने से कुछ नहीं होता, समझ ले तूने भीख में उसे जीतने दिया। अब चल मेरे साथ बाहर घूमने चले। ठीक है माँ, चलो। वैसे भी उस माला की वजह से मेरा दिमाग खराब हो चुका है। बाजार में माला और माला की माँ भी आई थी। अरे, अब तो ये यहाँ भी आ गई। नैना माला को धक्का दे देती है, मगर नैना खुद ही गिर जाती है और माला को कुछ भी नहीं होता है। ए लड़की, तेरे अंदर दिमाग है या नहीं? मेरी बेटी को धक्का क्यों मार रही? नहीं, मेरी बेटी ने इसे धक्का नहीं मारा है, कृपया कर इसे मत डांटिए। चुप रहो। एक तो तुम जैसे नीच और छोटे लोगों से मैं बात भी नहीं करना चाहती, मगर तुम लोग जबरदस्ती ये सब करते हो ताकि मैं कुछ बोलूं। कृपया ऐसे मत बोलिए, हमने आपको कभी कुछ बुरा नहीं बोला है, तो आप भी हमें बुरा मत बोलिए। अरे अरे, चुप रहो और जाओ यहाँ से। आज के बाद हमारे रास्ते में आना भी मत। एक छोटी झोपड़ी में रहने वाली मुझसे बहस करेगी। नैना की माँ माला की माँ की बेइज्जती करके चली जाती है। माँ, उन्होंने आपके साथ कितने बुरे से बात किया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बेटा जाने दो, छोड़ो। अगर हम भी उनकी तरह ही करेंगे तो उनमें और हमें क्या फर्क रहेगा? वो हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों करती है? हमने कभी भी उनकी बेइज्जती नहीं की है, मगर उन्हें जब भी मौका मिलता है हमें नीचा दिखाकर चली जाती है। जब हमारे अंदर किसी चीज का घमंड आ जाता है तभी लोग ऐसा करते हैं, मगर तू छोड़ इन सब बातों को। तू अभी बच्ची है, कभी किसी के लिए मन में बैर मत ला।
वो तुझसे बहुत बड़ी है। ठीक है माँ। अरे माला के स्कूल के फीस तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। अब तक तो मैंने किसी भी तरह संभाल लिया था, मगर अब लगता नहीं कि मैं संभाल पाऊंगा। कोई बात नहीं, हम घर का खर्चा और भी ज्यादा कम कर देंगे, मगर माला को स्कूल भेजना नहीं छोड़ेंगे, उसे जरूर पढ़ाएंगे। नैना अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर रोज माला का बहुत मजाक उड़ाती थी। माँ कहती है इन सब पर ध्यान देना नहीं चाहिए, इसलिए इन्हें जो भी करना है ये करे, मैं जवाब नहीं दूंगी। माला सभी को अनदेखा करके उनके बगल से निकल जाती है। देख रहे हो ना कितनी घमंडी हो गई है, हमारे सामने घमंड दिखा रही है। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है, गरीब झोंपड़ी वाली लड़की। हाँ, एक दिन अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से नैना के घर में आग लग जाती है। पूरा घर जलने लगता है। नैना, नैना की माँ और उसके पिता तीनों उसी आग में फंस जाते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। माला घर के बाहर टहल रही थी, तभी चिल्लाने की आवाज सुन वो नैना के घर के पास आती है। आग, आग लग गई है, सुनो सभी। वो तुरंत अपने माता पिताजी को ये बात बताती है। तीनों नैना के घर आते हैं और किसी भी तरह थोड़ा थोड़ा आग बुझाकर नैना के परिवार को सुरक्षित आग से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद आग बुझाने वाले को बुलाया जाता है, तब जाकर आग काबू में आता है। माला, आज तुम्हारे और तुम्हारे माँ पिताजी की वजह से हमारी जान बच पाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। हाँ, इतना होने के बाद भी आप लोगों ने हमारी मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माफ कीजिएगा, आज तक मैंने आपको जो भी बोला उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इंसानियत के सामने पैसों का कोई महत्व नहीं है। आप सभी भी खतरे में पड़ सकते थे, मगर ये सोचे बिना आप लोगों ने हमारी मदद की। आप सभी बहुत अच्छे हैं। इस तरह उनके बीच सब अच्छा हो जाता है और सभी मिलजुल कर रहने